ड्रामे की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रुचिता है, जो कि काफी इमोशनल होकर अनस हो रही होती है। राहुल के साथ में फिजिकल होने के लिए रुचिता को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वह ये काम मजबूरी में या किसी के डर से कर रही थी। खैर, कहानी की शुरुआत होती है और रुचिता उसके साथ में नाइट एक्सपेंड कर लेती है और रात में होटल से अपने घर जाने लगती है। रुचिता जैसे ही रूम से बाहर निकलती है, उसकी स्टेप सिस्टर लेली उसे रोककर एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें राहुल के साथ में पूरी रात बिताने के लिए कहा था और तुम अभी भाग रही हो। रुचिता उससे कहती कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब तुम हॉस्पिटल चलकर मेरी माँ का ट्रीटमेंट शुरू करवा दो। दरअसल रुचिता की माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी, जिनका आज ऑपरेशन होने वाला था और रुचिता के पास बिल पे करने के लिए पैसे तक नहीं थे। तब रश्मि ने उससे कहा था कि अगर तुम राहुल के साथ में रात बिता लोगी तो मैं तुम्हारी माँ का मेडिकल बिल पे कर दूंगी। ये सुनकर रश्मि हंसने लगती है और कहती कि तुम्हारी माँ अभी आधे घंटे पहले ही मर गई, मैंने उन्हें मार डाला। क्या तुम जानना नहीं चाहोगी कि मैंने उन्हें कैसे मारा? मैंने तुम्हारी माँ का ऑक्सीजन पाइप निकाल दिया था, जिसकी वजह से वो बेचारी तड़प कर मर गई। ये सुनकर रुचिता गुस्सा हो जाती है और रश्मि से पूछती कि मेरी माँ ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने उन्हें क्यों मार दिया? मैंने तो वो सब कुछ किया जो तुमने मुझसे करने के लिए कहा था। रश्मि कहती कि तुम्हारी माँ इसी की हकदार थी और अब तुम्हारी बारी है। आज से मुझे ये फील होगा कि मैं अपने घर की बड़ी बेटी हूँ और जायदाद की इकलौती मालकिन हूँ। इतना कहकर रश्मि रुचिता को अपने आदमियों के हवाले करके वहां से राहुल के कमरे में चली जाती है और उसके सामने ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि यही उसके साथ में थी और इसी के साथ में मैंने नाइट एक्सपेंड किया था। राहुल रश्मि से पूछता है कि रात के बदले तुम्हें और क्या चाहिए? तो रश्मि कहती कि मुझे तुम चाहिए, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। राहुल कहता है कि ये नहीं हो सकता है, मैं अपने असिस्टेंट से कहता हूँ कि वो तुमसे मिलकर तुम्हारे अकाउंट में 1 मिलियन ट्रांसफर कर देगा। ये सुनकर रश्मि खड़ी हो जाती है और राहुल से कहती कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैंने ये सब इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इतना कहकर रश्मि वहां से चली जाती है। रश्मि के जाने के बाद राहुल को रुचिता की ईयररिंग मिलती है। राहुल सोचता है कि ये ईयररिंग तो रश्मि की नहीं है क्योंकि उसने तो दूसरी ईयररिंग पहन रखी थी। फिर ये किसका है? ये पता करने के लिए वो अपने असिस्टेंट को बोलता है। सीन सेट होता है रुचिता पर, जिसे रश्मि के गुंडे मारने के लिए लेकर जा रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे थे कि पहली बार कोई रिच फैमिली की लड़की मिली है, हमें इसके साथ में सब कुछ करने के बाद ही इसे मारना है, इसीलिए गाड़ी तेज चलाओ ताकि हम लोग जल्दी से पहाड़ी पर पहुंच सके। गुंडे गाड़ी तेज चलाने लगते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है और रुचिता वहां से भाग जाती है और लड़खड़ाते हुए एक घर की चौखट पर लेट जाती है। रुचिता की हालत खराब थी और बारिश बहुत तेज हो रही थी। तभी घर का दरवाजा खुलता है, जिसमें से एक ओल्ड लेडी निकलती है और रुचिता को अपने घर के अंदर ले जाकर डॉक्टर से उसका इलाज करवाती है। रुचिता जब होश में आती है तो वो ओल्ड लेडी का धन्यवाद करती है। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और इतनी रात में अकेली कहां से आ रही थी और तुम्हारे शरीर पर इतनी चोटें कैसे लगी? तभी उनकी नजर रुचिता की गले पर पड़ती है, जहां लव बाइट का निशान देखकर वो समझ जाती है कि इसके साथ जबरदस्ती हुई है। ओल्ड लेडी कुछ सोचने लगती है और रुचिता से कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, रात बहुत हो गई, तुम आराम करो। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। तभी रुचिता ये नोटिस करती है कि उसकी एक ईयररिंग कहीं गिर गई है। ओल्ड लेडी से उनकी मेड पूछती है कि अब उस लड़की की तबीयत कैसी है? तो ओल्ड लेडी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी जंगली नीच आदमी ने उसके साथ कुछ गलत किया है। मेड कहती है कि थैंक गॉड, मुझे तो लगा था कि ये सब हमारे यंग मास्टर राहुल ने किया है। तभी ओल्ड लेडी कहती है कि उसकी याद दिला दी है तो कल दोपहर में उसे खाने पर बुलाओ, बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए। अगली सुबह रुचिता उस लेडी के पास जाकर उनसे कहती है कि क्या मैं आपको दादी बुला सकती हूँ? तो दादी कहती है कि क्यों नहीं, तुम तो मेरी पोती जैसी हो, तुम्हें पता है कि मेरा पोता मावसी ग्रुप का प्रेसिडेंट है, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम उससे मदद मांग सकती हो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। तभी वहां राहुल आ जाता है। रुचिता तो राहुल को देखकर पहचान जाती है, मगर राहुल रुचिता को नहीं पहचान पाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा नशे की हालत में था। दादी राहुल से कहती है कि खाना खाने के बाद तुम इसे घर छोड़ देना। राहुल कहता है कि ठीक है। राहुल और दादी की बातें सुनकर रुचिता सोचने लगती है कि अगर मैं इन्हें कल रात के बारे में बता दूं तो इनका क्या रिएक्शन होगा। खैर, रुचिता राहुल से कुछ भी नहीं बताती। खाने के बाद जब राहुल जाने लगता है तो दादी कहती है कि थोड़ा समय दादी के लिए भी निकाल दिया करो, तुम बुलाने पर ही मिलने आते हो। तो राहुल कहता है कि अब से मैं वीकेंड पर आया करूंगा। दादी माँ रुचिता से कहती है कि अब से तुम भी खाली रहो तो मिलने जरूर आना, आखिर मैं भी तुम्हारी दादी जैसी हूँ। रुचिता मुस्कुराते हुए कहती है कि क्यों नहीं दादी माँ, मैं जरूर आऊंगी। घर पहुंचाने के बाद राहुल रुचिता से पूछता है, मेरी दादी को इम्प्रेस करने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है? रुचिता कहती है, कुछ भी नहीं। तो राहुल कहता है, बताओ वरना मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। रुचिता कहती है, सच में मेरा कोई भी मकसद नहीं था, प्लीज मुझे यहां से जाने दो। राहुल कहता है, एक शर्त पर मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। रुचिता पूछती है, कैसी शर्त? राहुल कहता है,
मुझे पीए की जरूरत है जो मेरे पीछे पड़ी हुई लड़कियों से मेरा पीछा छुड़ा सके और उन लड़कियों से डील करके उन्हें मेरे पास से भगा सके। तुम्हें मेरा पीए बनना पड़ेगा क्योंकि तुम मेरी पीए बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो। रुचिता कहती है, क्या बकवास कर रहे हो? राहुल कहता है, मेरे करीब रह सको। तुम इसीलिए मेरी दादी को इंप्रेस करने के लिए गई थी ना? अब मेरी बातें तुम्हें बकवास लग रही है? राहुल अपना विजिटिंग कार्ड उसे देते हुए कहता है, आज दोपहर 3 बजे मेरे ऑफिस में आ जाना, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। रुचिता कार्ड लेकर गाड़ी से उतर जाती है और अपने घर जाती है, जहां उसके स्टेप फादर उसे देखकर आग बबूला हो जाते हैं और ये कहते हुए उसे एक थप्पड़ मार देते हैं, इतने बड़े कार एक्सीडेंट में तुम मरी नहीं, जिंदा बच गई। रश्मि कहती है, अब से यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकल जाओ। रुचिता कहती है, तुम लोगों ने मिलकर मेरी माँ को मार डाला, अब मुझे भी घर से बाहर निकालना चाहते हो? रुचिता के फादर कहते हैं, ठीक है, हमने मारा है तो तुम क्या कर लोगी? इतना कहकर वे उसका सामान सहित उसे घर से बाहर फेंक देते हैं। उधर राहुल का असिस्टेंट राहुल को ईयररिंग की रिपोर्ट बताता है, मैंने इसकी बहुत तलाश की मगर इसका कुछ भी पता नहीं चला कि ये किसका है। राहुल वो ईयररिंग अपने पास रख लेता है और कहता है, तुम्हें ये सब अब पता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, 3 बजे मेरी पर्सनल असिस्टेंट आ जाएगी, उसको मैं ये काम दे दूंगा। ये सुनकर असिस्टेंट मुस्कुराते हुए पूछता है, आपको आपकी पर्सनल असिस्टेंट कब और कहां मिल गई जो मुझे पता तक नहीं चला? राहुल कुछ नहीं बोलता। रात को राहुल का असिस्टेंट राहुल से कहता है, अभी रात के 10 बज चुके हैं और अब तक आपकी पीए नहीं आई है, क्या कोई कांटेक्ट नंबर है तो मुझे बताइए, मैं पता लगाऊं कि आखिर वो क्यों नहीं आई। राहुल कहता है, कोई बात नहीं, जाने दो, मैं देख लूंगा। उधर रुचिता बेघर होने के बाद वकील की कई बातें सोच रही थी, जिन्होंने कहा था, तुम्हारी मां के मर्डर का कोई भी सबूत नहीं मिल रहा है जिससे कि तुम्हारी सिस्टर रश्मि के ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई की जा सके। उसी रास्ते से राहुल भी अपने घर जा रहा था, तभी उसकी नजर रुचिता पर पड़ती है और वो रुचिता की तरफ हाथ बढ़ाता है। रुचिता उसका हाथ थाम लेती है और उसके साथ उसके घर चली जाती है। घर जाने के बाद राहुल रुचिता से पूछता है, आज मैंने तुम्हें ऑफिस बुलाया था, आखिर तुम क्यों नहीं आई थी? रुचिता कहती है, मेरा मूड नहीं था इसलिए मैं नहीं आई। राहुल पूछता है, क्या कोई प्रॉब्लम है? रुचिता कहती है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? खैर, आप मुझे नौकरी पर ही रख लीजिए, यही आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। राहुल रुचिता को 1 साल साथ में रहने और काम करने का एग्रीमेंट साइन करने को कहता है। रुचिता बिना कुछ सोचे एग्रीमेंट साइन कर देती है। ये देखकर राहुल को थोड़ा शक होता है कि जिस लड़की के साथ उसने नाइट एक्सपेंड किया था वो लड़की कुछ इसकी जैसी लग रही थी। रात में सोने के बाद रुचिता नींद में होटल के बारे में कुछ बड़बड़ा रही थी। राहुल उसके पास जाकर उससे पूरी बात समझने की कोशिश करता है मगर रुचिता सो जाती है। राहुल देखता है कि उसका शरीर बुखार से जल रहा था। ये देखकर राहुल अपने असिस्टेंट से दवा मंगवाता है और रुचिता को फौरन खिलाता है। अगली सुबह राहुल रुचिता को फोन करके उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। रुचिता कहती है, मैं ठीक हूँ। राहुल फौरन ऑफिस आने के लिए कहता है। राहुल की केयर देखकर रुचिता बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और सोचती है, इतनी केयर तो एक माँ ही कर सकती है जितनी कि राहुल मेरे लिए कर रहा है। जब रुचिता ऑफिस पहुंचती है तो राहुल किसी मीटिंग के लिए बाहर निकल रहा होता है। राहुल रुचिता से कहता है, कुछ देर में मैं आ रहा हूँ, तुम यहाँ पर वेट करो। रुचिता वही सोफे पर सो जाती है। कुछ देर बाद बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। रुचिता देखने जाती है तो उसकी बहन रश्मि रहती है जो राहुल से मिलने के लिए जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही थी और गार्ड्स उसे रोक रहे थे। तभी रश्मि रुचिता को देख लेती है और गार्ड से झगड़ा करने लगती है, अगर रुचिता अंदर है तो मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ? रुचिता कहती है, क्योंकि मैं राहुल की पीए हूँ इसीलिए मैं अंदर हूँ। ये सुनकर रश्मि को सदमा लग जाता है और वो पूछती है, क्या तुमने होटल वाली बात राहुल को बता दी? रुचिता कहती है, अच्छा हुआ जो तुमने मुझे याद दिला दिया, अब मैं ये बात उसे जरूर बताऊंगी। रश्मि कहती है, ये सब बताने से पहले तुम अपने जैविक पिता को याद कर लो कि वे कौन थे और अब कहाँ है। इतना कहकर रश्मि अपने गले से एक पेंडेंट निकालकर रुचिता को दिखाती हुई कहती है, ये तुम्हारे पिता की जैविक पहचान है और इसी से पता चल सकता है कि तुम्हारे पिता कौन थे और तुम किस फैमिली से बिलोंग करती हो। मगर इसे पाने के लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा और वो काम यह है कि तुम्हें मुझे राहुल के करीब लाना होगा और राहुल के अंदर से लेकर बाहर तक की हर एक बात मुझ तक पहुंचानी होगी। अभी ये दोनों बात कर ही रही होती है कि तभी एक गुंडा रश्मि पर हमला कर देता है, जिसमें रश्मि बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। वो रुचिता के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, प्लीज मुझे बचा लो, उन लोगों ने मुझे मार दिया। रुचिता पूछती है, किसने तुम्हें मारा? रश्मि बताती है, जब से मैं राहुल से शादी करना चाहती हूँ तब से मुझे एक अनजान नंबर से धमकियां मिल रही थी कि राहुल से दूर रहो वरना हम तुम्हें मार देंगे, और आज देखो उन्होंने मुझे मार भी दिया। ये सब सुनकर रुचिता भागते हुए रश्मि को अस्पताल लेकर जाती है, जहां इलाज के दौरान रश्मि की मौत हो जाती है।